नमः ओम ऋधं 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। बंधुओं और बहनों, आज एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से जानी मानी आयुर्वेदिक डॉक्टर फाल्गुनी शाह हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अलका जी भी जुड़ चुकी है। डांगे सर, यस, आपसे निवेदन, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। 1 मिनट आप अपने 2 शब्द रखेंगे, उसके बाद अलका जी डॉक्टर फाल्गुनी जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें आमंत्रित करेंगे। तो ओवर टू यू डांगे सर। ओके ओके। सभी का इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा सूरत और संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और बहुत ही जाने माने ट्रेनर सभी दुनिया के अलग अलग कोने से अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज का बेहतरीन बहुत ही आयुर्वेद तज्ञ हमारे यहाँ डॉक्टर फाल्गुनी शाह मैडम जो सूरत से है, उनका मैं राजू डांगे दहे दिल से त्रिवेणी संगम में हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम 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 टू दिस त्रिवेणी संगम डॉक्टर फाल्गुनी जी। और बहुत ही सुंदर विषय लेके आ रहे हैं हमारे जो आयुर्वेद शास्त्र सम्मत जो दिनचर्या जैसे बोलते हैं आहारचर्या कैसे होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में आहार विहार को ज्यादा महत्व है। तो बहुत ही अच्छा एक टॉपिक और हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा सभी के लिए। तो मैं पुनः फाल्गुनी मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूं और ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी अलका जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका जो डिटेल इंट्रोडक्शन है फाल्गुनी मैडम का अलका जी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग, शुभ गुड मॉर्निंग। प्रभात। चलिए, जिनके वीडियो ऑन नहीं है पहले वीडियो ऑन कर दीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी राजू भाई जी ने बताया हमें कि हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ जुड़े हैं और हमेशा ही हमारे जो टॉपिक होते हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं, रिलेटेड होते हैं, हमारे हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। ये चैनल पूरा तीना काम कर रहे हैं, वो तीनों हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसता रहे और उसके लिए उसको टिप्स देते रहते हैं। हम छोटी छोटी टिप्स देते हैं, कभी आयुर्वेद की टिप, कभी योगा की टिप, कभी नेचुरोपैथी की, कभी मेडिटेशन की टिप। तो ये टिप्स बहुत काम करती है, छोटी छोटी टिप्स। और वो टिप्स अगर कोई एक्सपर्ट व्यक्ति दे तो फिर और क्या पूछना है। और जैसे आपको पता ही है, कई बार हमारी बात होती है आनंद भाई जी से या राजू भाई जी से, तो मैं कहती हूँ कि सूरत में बहुत डायमंड छुपे हुए हैं। अनेक डायमंड में से एक डायमंड आज आपके सामने नई पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो है डॉक्टर फाल्गुनी।
फाल्गुनी नाम ही बहुत सुंदर है। फाल्गुनी, आपको पता है फाल्गुनी का संबंध किस किस से होता है? इसके बाद डिटेल तो वर्णन नहीं करूंगी, परंतु आपको पता होगा तो एक प्रसिद्ध गायिका भी गुजराती गीतों की जानी जाती है फाल्गुनी पाठक के नाम से। फाल्गुनी नायर भी है जो एक सफल व्यापारी भी है। तो ये फाल्गुनी नाम का महत्व भी है, संस्कृति के रूप में भी है, त्योहार के रूप में भी है। ऐसे फाल्गुनी का सुंदर नाम लिए हुए एक अर्थपूर्ण नाम के साथ और अर्थपूर्ण काम के साथ, सबसे बड़ी बात है कि इनका काम देखिए। अब फाल्गुनी के बारे में मैं बताऊंगी तो मैंने जब भी उनको देखा है, जब भी हम प्रोग्राम में मिलते हैं, कभी साथ प्रोग्राम करते हैं, कभी वो 2-5 मिनट का भी उनको समय मिला किसी ने दिया तो वो इतने उत्साह से, उनका जो स्टेमिना है, उनका जो उत्साह है, वो इतना देखने जैसा होता है कि मुझे बहुत मजा आती है। मैं हमेशा मेरी को हमारे साथ जो काम करते हैं निशा जी, मैं उनको बोलती हूँ फाल्गुनी में उत्साह बहुत है। और फाल्गुनी देखो कैसे कितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल भी है इनके पास, और होगा क्यों नहीं, क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल भी देखोगे तो बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आयुर्वेद की डॉक्टर है। अभी ये आयुर्वेद की डॉक्टर क्यों हुई, प्रश्न वो है। अभी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, पर उतना मैं बताऊंगी कि ये बचपन से सपना लेके गई थी कि उसको एमबीबीएस होना था, एक सपना था उसका, और वो गई आयुर्वेद की तरफ। क्यों गई है, अब वो है ना, बहुत बड़ी कहानी है, हिस्ट्री है, इतना डिटेल नहीं गए। तो ये बात है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। जिनके अच्छे योग होते हैं ना, वो बराबर अच्छे योग के रास्ते पे ही टर्न हो जाते हैं। तो आयुर्वेद के बदले, सॉरी एमबीबीएस के बदले उन्होंने आयुर्वेद में एडमिशन लिया, और आज वो इतनी खुश है कि अच्छा हो गया कि मैं एमबीबीएस में नहीं गई, मैं आयुर्वेद में आई, क्योंकि उसको आयुर्वेद में जो मिल रहा है, आई थिंक दैट इज द ग्रेट थिंग। और इनके स्किल भी बहुत है, डायग्नोस्टिक स्किल तो है ही, इनका क्रिटिकल थिंकिंग पर भी स्किल है, कंप्यूटर स्किल भी है इनका, और इसके साथ राइटर भी है, वर्बल कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा करती है। और ये है, इंटरेस्टेड है सब कुछ, जो रीडिंग में इंटरेस्टेड होता है वो मुझे लगता है कि रोज नया ज्ञान पाता है, और जो ज्ञान पाता है और वो जो बांटता है वो आई थिंक सबसे बड़ा होता है। और अवेयरनेस, कंडक्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम आल्सो। आज का प्रोग्राम हमें अच्छा लगेगा ही, मुझे विश्वास है, आशा नहीं, विश्वास के साथ मैं कहती हूँ कि इनका प्रोग्राम बहुत बढ़िया होगा। और होगा तो हम उनका नेक्स्ट प्रोग्राम भी करेंगे कि कैसे करते हैं कम्युनिकेशन, कैसे होता है ये स्किल आपका, और कैसे आप अवेयरनेस जागरूक करते हैं, ये भी प्रोग्राम हम करेंगे। तो ऐसे हमारी फाल्गुनी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इनके पास है। और ये सर्टिफिकेट में ये मेंबर ऑफ गुजरात बोर्ड की आयुर्वेद एंड यूनानी सिस्टम मेडिसिन की एक सर्टिफिकेट है। इनके साथ साथ मेंबर ऑफ रांधेर, हमारे अडाजन डॉक्टर क्लब है, इसमें भी ये रजिस्टर जुड़ी हुई है। इसके साथ आयुष डॉक्टर, आयुष है, आयुष मंत्रालय बहुत फेमस है, आप जानते हो योगा के लिए और आयुर्वेद के लिए, उसकी भी ये मेंबर है। और सर्टिफिकेट ऑफ आयुर्वेदिक ग्रेजुएट डॉक्टर एसोसिएशन भी है। बहुत सारे फैसिलिटर भी है, ये कंडक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सेमिनार इन बांधे, और इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स, उनके बहुत सारे नारी रत्न अवार्ड इनको मिला है। और इसके साथ ये प्रेसिडेंट ऑफ द सक्सेसफुल प्रेसिडेंटशिप थी, 3 साल उनकी है, वो RADS वीमेन विंग्स की है। अब ये क्या है वो ही बताएंगे। इनकी जो एक बार ये त्रिवेणी संगम में आ जाता है, वो इस परिवार का बन जाता है, वो अलग रहता ही नहीं। तो वो हम चाहे जब फोन करते कि चलो फाल्गुनी कल तुम क्लास ले सकते हो, और वो आए थे कि कोई भी टॉपिक पे कभी भी बोलने को तैयार रहते। तो और सबसे बड़ी बात, हमारा प्रिय विषय है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, और खा जैसा अन्न वैसा मन। तो कैसा मन करना है और क्यों ऐसा मन होता है, आयुर्वेद में जितना आहार के बारे में बताया शायद ही कोई विषय में है। और फाल्गुनी जी, हमारा अभी हठयोग का इतिहास चालू है, और हठयोग में भी पूरा एक चैप्टर आहार पर दिया हुआ है। तो वो आगे हमारा आने ही वाला है। तो आहार का बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी आहार पर बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, आहार और साधना भी बताते हैं। तो हर चीज का संबंध, हेल्थ का संबंध, साधना का संबंध, अध्यात्म का संबंध, लाइफ हैप्पी एंड हेल्दी बनाने का संबंध,
आहार से है और वो आयुर्वेद का आहार। वाओ, दैट्स द ग्रेट थिंग। सो फाल्गुनी जी, कम ऑन, वेलकम। हाँ, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं है। चलिए हम जान लेते हैं कि आहार, आहार क्यों इम्पोर्टेंट है। कोई आपसे बताएगा कि आहार का बारे में हमने पहले क्या सुना है, कभी सुना है? लेक्चर्स हुए हैं, कुछ याद है आप लोगों को? चलिए बताइए, तब तक हम कम्युनिकेशन कर लेते, तब तक फाल्गुनी जी ट्राई करेगी। चलिए, आप में से कोई आहार पे बोलिए, यस, हाथ ऊपर कीजिए, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाएगा। आपका भी नॉलेज हमारे ग्रुप में कोई कम नहीं है, हमारे यहाँ सब लोग आहार पर बात करने वाले हैं, तो आहार पे संगीता, बात कर। संगीता जी संतुलित ने आहार क्या करता है बताइए। ये संगीता, मैम, आहार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। ग्रेट, हमें वेरी गुड। सात्विक से भी ऊपर उठना है, सात्विक में ही नहीं रहना है, ऐसा बताते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आहार क्या काम करता है बताओ, आहार क्या काम करता है, दूसरा कोई अध्यात्म बताइए। की ओर आगे बढ़ने में, स्वास्थ्य में, हर चीज में काम करता है। और चाहिए, और चाहिए मुझे, और कोई बताएगा आहार क्या काम करता है? क्यों हम आहार पे बार बार लेक्चर लेते, कभी हम नेचुरोपैथी का लेते, कभी आयुर्वेद का लेते, कभी गुरुदेव की किताबों पर रखते, क्यों? क्या बात है? बताइए कोई, एनीवन, आहार का इतना इम्पोर्टेंट। संगीता ने एक पॉइंट बताया, और शरीर को ऊर्जावान बनाने वाला ये ईंधन है। अगर पेट्रोल सही नहीं डाला, गंदा पेट्रोल डाला, अच्छा पेट्रोल नहीं खाया, परफेक्ट पेट्रोल नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? हाँ, गाड़ी चलेगी, गाड़ी चलेगी पर वो क्या होगी? खराब होगी। गाड़ी बंद पड़ेगी, पार्ट्स खराब होंगे। एक पेट्रोल शुद्ध नहीं होगा तो गाड़ी की ये हालत होती है। तो आहार अगर संतुलित नहीं होगा तो आप बोलो कि एक बड़ी समस्या बन जाएगी, और हमारे जीवन की गाड़ी भी चलते 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 बहुत सारी समस्या निर्माण करेगी। तो इसीलिए आहार को जानना बहुत जरूरी है। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एकमात्र तरीका है, आप नहीं चाहते हैं उसे खाए, जो आपको पसंद नहीं है उसे भी खाए। जो हेल्थ के लिए जरूरी है आप वही करें। कभी कभी जो आयुर्वेद कहता है, जो नेचुरोपैथी कहता है। हो गया क्या? आप फाल्गुनी का ऑन नहीं हो रहा है क्या? कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू जो ज्वाइन कर रही है अभी। अच्छा, सबसे आसान आहार है, आप जानते हैं, सबसे आसान है। सब्जियां खाना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जिसने जान लिया, मूल जान लिया, आहार का मूल जान लिया। मूल है कि लोग सब्जी कम खाते हैं और रोटी ज्यादा खाते हैं। उल्टा होना चाहिए, रोटी कम और सब्जियां ज्यादा। भर भर के जो सब्जियां खाएगा, फाइबर की जरूरत होती है, पता नहीं कितनी सारे जीवन के लिए विटामिन चाहिए, कितने पोषक तत्व चाहिए, सब कहाँ मिलेंगे? ये सब एक स्वस्थ आहार के लिए सब्जियां खाना बहुत जरूरी है। मैं जनरल जनरल बात करती हूँ। वजन कम करने का कोई जादुई तरीका है? वो भी आहार है। अगर आहार जाना, प्राकृतिक प्राकृतिक तरीके से अगर आपने आहार किया, आहार के साथ अगर हमने एक्सरसाइज की, तो समझ लो, मान लो कि आपका वजन पक्का कम होगा। तो मैं सबसे बड़ी बात, आपका आहार प्रोटीन से भरा हो, प्रोटीन से भरा हो। मैंने एक बार लेक्चर दिया है, सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है, याद है आपको किसी को? मैंने बताया हुआ है, प्रोटीन, सब सर्वाधिक प्रोटीन खाना है। मैं फ्रूट्स में समझ लो, पूछ बताना है, कोई बताएगा सबसे अधिक प्रोटीन किसमें है? यस, कोमल बता सकते हैं, सब सर्वाधिक प्रोटीन, यस। अंकुरित अंकुरित जो खाते हैं स्प्राउट्स, उसमें भी होता है, अंकुरित में होता है। दाल में और भी मैं होता है। फ्रूट में पूछ रही हूँ, चलो सबसे नंबर वन फ्रूट कौन सा होगा? कौन सा होगा प्रोटीन के लिए नंबर वन? वन बताइए कौन सा होगा? तो बताइए, प्रोटीन सबसे ज्यादा प्रोटीन नंबर वन, नंबर टू, कोई बताएगा? एनीवन? थोड़ा थोड़ा तो बोलना ही चाहिए, प्रोटीन तो बहुत कॉमन विषय है। यस, जो बादाम 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 नहीं, ये तो बाद में आएगा। नंबर वन, नंबर वन मैंने बोला था अमृत में, पेरू बोलते हैं उसको, पेरू। फिर अमृत में हाँ, यस। प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, पर आप लोग भूल रहे हैं, तो फिर
लेक्चर लेने का क्या मतलब है, मुझे बताओ। लोगों से मैंने थोड़ी चर्चा की, हम लोगों ने कितना आज तक जाना है, तो थोड़ी अच्छा चर्चा अच्छा अच्छा, थैंक यू एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छा मेरा परिचय दिया, अंकल जी ने और अलका जी ने, दोनों ने। थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूंगी कि इसमें मैं जितना भी अच्छा दे पाऊं, ज्यादा से ज्यादा दूं। तो अभी मैं पहले तो शुक्रिया बोलूंगी, और ये जो आप लोग कार्य कर रहे हो ऑनलाइन सबको नॉलेज देने का, जो जिंदगी से जुड़ी बातें रहती है, तो ये जो उपक्रम चला रहे हो उसके लिए मैं बहुत सारी बधाइयां देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आपसे ऐसे जुड़ी रहूं। हम एक कार्यक्रम में मिले थे अलका जी से, एक दूसरे से, और अंकल जी भी मिले, और हमारा जो विचार था वो एकदम से मिलता जुलता था। तो हो गया कि चलो भाई, ऐसे हम ऑनलाइन कर ही रहे हैं तो आप भी हमसे जुड़िए। तो ये जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा फोटे है आयुर्वेद, क्योंकि मैं 30+ ईयर से मेरा आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। धन्वंतरी देव की बड़ी कृपा है। तो जो मेरे पास है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। तो पहले तो आयुर्वेद क्या है, मेरे बारे में तो आपने बता दिया है कि भाई मैं डॉक्टर फाल्गुनी शाह हूँ, सूरत से हूँ और सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ। मेरा क्लिनिक है जिसका नाम है माधव क्लिनिक, और हम गूगल पे सर्च करते हैं तो माधव क्लिनिक रामनगर सूरत से हमें तुरंत दिखाई देता है। ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप बाद में अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, जी बराबर। मेरे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है, और जिसका कंसल्टेशन हो जाता है फिर उसको जो औषधि देनी होती है तो वो उसके डोर स्टेप पे हम कुरियर के रास्ते पहुंचा देते हैं, बराबर। और वो पूरे इंडिया में चलता है ऐसा, और इंडिया के बाहर विश्व के दूसरे देशों में भी कंसल्टेंसी ऐसे मेरी चलती है, और कुरियर सर्विस भी होती है, पार्सल सर्विस भी होती है। तो आप कहीं भी रह रहे हो आयुर्वेद का, अगर आपको कुछ भी काम है तो ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारा एक कनेक्शन की बात हुई। अभी हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद क्या है? तो आयुर्वेद जो है वो एक प्रकृति की देन है, जो सालों पहले हमारे जो वेदा का निर्माण हुआ, वेदा का रचना हुआ, तो जो 4 वेद है उसके उपरांत आयुर्वेद है, उसको 5वां वेद गिनते हैं। इस ये जो है वो लाइफ का जो लिविंग स्टाइल है वो हमें दर्शाता है, और ये साइंस है। और ये जो साइंस है वो इटरनल साइंस है, माने शाश्वत है। इसका मतलब ये हुआ कि आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है कि जो जब से रचना हुई तब से लेके वर्तमान समय तक उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। ऐसा कहना इसीलिए बनता है क्योंकि वो समय पे पानी के जो गुण बताए हैं वही गुण आज भी हम पानी में पाते हैं। वैसे ही जैसे हरड़ बोलते हैं, तो 5000 साल पहले जो हमें गुण कर्म उसमें लिखे हैं वही गुण कर्म से आज भी हरड़े अपने शरीर पे काम कर रही है। जैसे सौंठ हुआ या कोई भी आप औषधि ले लो, वो वैसे ही काम करती है जैसे गुणकर्म वे स्क्रिप्ट में हजारों साल पहले लिखे हैं। तो ये है वो इटरनल साइंस है। ओके, फिर हुआ इसके जो फंडामेंटल रूल्स है वो क्या है? तो फंडामेंटल रूल्स है जैसे कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, माने जो भी ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। तो ब्रह्मांड में दोष है, पंच महाभूत है, जैसे तन्मात्रा है, वैसे ही हमारे शरीर में भी है। ब्रह्मांड में भी बुद्धि है। ओके, तो और उसके हिसाब से दिनचर्या, ऋतुचर्या और प्रकृति ये बनती है। तो वात, पित्त और कफ ये 3 दोष है जो आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है। ओके, तो वात, पित्त और कफ उसके हिसाब से हमारी प्रकृति भी बनती है। जैसे मेरी प्रकृति है तो पित्त आधिक्य वाली है, वात अनुबंधित है, कफ मेरे में कम है। प्रकृति के 7 प्रकार होते हैं, वात पित्त कफ, वात पित्त 2, पित्त कफ और कफ वात। और 7वां है त्रिदोषज, माने
वात पित्त और कफ तीनों एक में होता है, बराबर। और उसके हिसाब से अपना बॉडी टाइप होता है, अपना मेंटल कंस्टिट्यूशन होता है, और हमारे इंटरेस्ट के एरिया होते हैं अलग अलग। और वो समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी जो बॉडी टाइप है उसके हिसाब से हम खाना कैसा खाएंगे कि जिससे हमारी प्रकृति वो बैलेंस में रहे। ओके। और ऐसा खाना खाएंगे कि जिससे रोग की भी प्रकृति ये 3 दोष से ही डिफाइन होती है, वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात और त्रिदोषज। ओके। तो रोग की प्रकृति भी जानने के लिए हमें ये हेल्प करती है। ओके। तो ऐसा जानना इसलिए जरूरी होता है कि अगर मैं पित्त प्रकृति वाली हूं और मुझे एसिडिटी हुई है, बराबर, तो हमें ऐसी औषधि लेनी चाहिए कि जिससे पित्त भी ठीक हो, माने एसिडिटी भी ठीक हो, और मेरे शरीर में जो पित्त है, माने रोग का पित्त और शरीर का पित्त, दोनों एक साथ सही हो। ऐसा करने के लिए औषधि जो है, औषधि की भी प्रकृति होती है, तो वो भी ऐसी औषधि हम का चयन करेंगे कि जिससे तीनों तीन की प्रकृति एक अलाइनमेंट में आए। और ऐसा करने से जो भी रोग होता है वो ठीक जल्दी और अच्छे टाइम के लिए होता है, रिकरेंस नहीं होता है। ये एक साइड की बात हुई। ओके, आगे चलेंगे। तो ये जो है वो पहले हमें है ना, आहार से पहले त्रिदोष को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वही हमारा बेस है। ओके। तो खाना, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ कैसे कहलाता है, तो आयुर्वेद में कहा है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये आयुर्वेद का मेन हेतु है, मोटो है। आयुर्वेद की रचना करने का कारण ये है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, उसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस दी है। और अगर वो फॉलो करने के बाद या वो ढंग से फॉलो न करने के कारण जो शरीर में रोग विकार या विकृति उत्पन्न होती है तो उसका शमन कैसे करें, ये 2 चीज मेन रूप से आयुर्वेद में विस्तृत रूप से कही गई है। ओके। तो हिता हितम दुखम सुखम, ये भी एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें समझाते हैं कि हमारे लिए हित क्या है, व्यक्ति के लिए अहित क्या है, वो जिसमें बहुत ही डिटेल में बताया है वो शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र है। अच्छा, लेकिन इसमें और एक श्लोक बहुत ही बढ़िया वाला है कि समदोषः समाग्निश्च सम धातु मल क्रियः। इसका मतलब ये है कि हम स्वस्थ कब कहलाते हैं, तो उसकी हमें ये व्याख्या करते हैं कि जिस व्यक्ति में सभी दोष सम अवस्था में है, दैट इज बैलेंस है, जिसकी अग्नि सम है माने बैलेंस है। तो ये अग्नि माने काय, काय संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्नि, और इसीलिए आयुर्वेद का जो फिजिशियन होता है उसको बोलते हैं काय चिकित्सक, माने वो अग्नि की चिकित्सा करता है। ऐसा क्यों है, तो भगवत गीता जी में हमें कहा है कि जब अग्नि शांत हो जाती है तो व्यक्ति का मृत्यु होता है, माने जब तक अग्नि प्रज्वलित है तब तक हम चेतनवंत है, जिंदा है। तो इसीलिए अग्नि की चिकित्सा करके हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, और जब रोगी हो जाते हैं तो निरोगी भी होना है तो अग्नि की ही चिकित्सा करनी है। ये एक बेसिक चीज है। ओके। फिर आगे बताया है कि समदोषः समाग्निश्च सम धातु मल क्रियः। धातु माने शरीर को जो धारण कराते हैं उसको हम धातु बोलते हैं, जिसमें आयुर्वेद के 7 धातु का उल्लेख किया है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातु का उत्पत्ति हमारे आहार से होती है। जो शरीर को धारण करती है, जो देह को आकार देती है, वो हमारा अन्न होता है। ओके। सम धातु मल, मल माने जो कचरा है, जो वेस्ट है, बराबर, वो भी अन्न से ही बनता है, बराबर। तो अन्न धातु मल और क्रिया माने उसकी जो क्रिया होती है वो जब सम अवस्था में रहती है तो हम निरोगी रहते हैं। प्रसन्न, दूसरी जो पंक्ति है वो है प्रसन्न, माने हम खुश रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए खुश, आत्मा, मन और इंद्रिय। मन वैसे 11वीं इंद्रिय गिनती हम गिनते हैं, लेकिन फिर भी उसका अलग से उल्लेख किया है ऋषि मुनि ने। ओके। आत्मा, मन और इंद्रिय, प्रसन्न आत्मा मन इंद्रिय। ओके। इंद्रिय में होते हैं 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय।
ये सब के द्वारा भी हम कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं, जो हम आहार ही कह सकते हैं। जैसे यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो ये जो आवाज है वो भी हमारे शरीर का खुराक है, इंद्रिय का खुराक है। यदि हम अच्छा सुनते हैं तो सत्व गुण की वृद्धि होती है, और यदि हम नहीं सुनने वाली बात सुनते हैं तो उससे रज या तम गुण की हमारे में उसका ग्रहण होता है। तो जो सिर्फ मुंह से खाते हैं वही अन्न वही आहार है, ऐसा नहीं है। तो आहारचर्या में ये भी बात आती है। ओके। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते, ये श्लोक पूर्ण हुआ, माने इसको हम स्वस्थ कहते हैं। अच्छा, अभी ये जो बात आई उसको हम थोड़ा आगे डिटेल से जानेंगे, क्योंकि यही चीज आजकल जो मॉडर्न साइंस है वो भी हमें कह रहा है, बराबर। तो जैसे नहीं देखना, हम देखते हैं तो चक्षु इंद्रिय का मिथ्या योग होता है। हम ज्यादा स्क्रीन टाइम करते हो तो उसका अति योग होता है, देखते हैं ज्यादा। तो अगर हम नहीं देखते हो तो अयोग बोलते हैं उसको, बराबर। लेकिन ये कोई भी इंद्रिय है उसको सम अवस्था में रहे उस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम कुछ कचरे का ढेर देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो जो हम देखते हैं उसका असर भी मन पे होता है, और वो उसका असर हमारे डाइजेशन पे होता है। तब ये एक लिंक बनती है कि आहारचर्या में ये सब चीजें क्यों जरूरी है, बराबर। हम अगर गंदे हाथ से खाएंगे, ये हाथ अपना कर्म इंद्रिय बोलते हैं, चक्षु और ये मैंने बोला वाणी है ना, वो हमारी ज्ञानेन्द्रिय हुई। ओके, ये हुआ, हाथ है हमारा कर्मेंद्रिय है। अगर हम गंदे हाथ से खाएंगे तो उसके साथ गंदगी पेट में जाती है, तो हमारे शरीर में कीटाणु जाते हैं और वो हमारे आहार को दूषित करते हैं, और आहार से जो हमें सार भाग मिलना चाहिए वो अच्छा नहीं मिलता है। ऐसे ही सब कर्मेंद्रिय का हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लेना, और अगर समझ में आ गया तो हम आगे चल सकते हैं। ओके, हाँ। तो ये बात हुई। अभी हम ये दो जैसे अलका जी से बात हुई है तो ये चैप्टर जो है वो हम दो विभाग में करेंगे। तो आज पूरे का पूरा हम नहीं कर पाएंगे तो टेंशन मत लेना, दो तो करने ही वाले हैं। अगर जरूरत पड़ी तो तीसरा भी मैं अपनी तरफ से देने को तैयार रहूंगी हमेशा। ओके, तो ये बात हुई अपने आहार के लिए। क्योंकि जो देखता है, जो हम मुंह से खाते वही आहार नहीं है, जो इनटेंजिबल है वो चीज भी हम ग्रहण करते हैं, हमारा शरीर ग्रहण करता है, तो वो भी हमारे शरीर के लिए आहार ही है। क्योंकि हमारा जो व्यक्ति है, एक पुरुष बोलते हैं उसको आयुर्वेद में, चाहे वो स्त्री है, जेंडर के हिसाब से नहीं है, पुरुष का निर्माण बोलते हैं। तो उसमें ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, 11वीं इंद्रिय, और ये जो मैंने बोला ना 7 कोश वगैरह, सबसे हमारा एक पिंड बनता है, हमारा शरीर बनता है। तो सब जो ग्रहण करते हैं वो हमारा आहार कहलाता है। इन शॉर्ट ये बात हुई, बराबर, समझने के लिए। ओके, अभी हम चलते हैं आगे कि भाई आहार जरूरी क्यों है। तो शरीर को धारण करने के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है, बराबर। आगे बात चलते हैं कि अभी आज हम ऐसा करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं, बराबर। तो खाना पकाने से लेके हम शुरू करते हैं कि जैसे कि खाना पकाना है तो जब खाना हम मतलब बाजार से खरीदते हैं, खरीद के टाइम पे भी मन में शुद्ध भाव रखना है। फिर जब घर पे लाके हम सफा करके, जब उसको साफ करके हम कंटेनर में डालते हैं, चाहे गेहूं की 2 बोरी आई तो उसको हम साफ करके जब उसमें डालते हैं, तो कुछ नहीं आता है श्लोक में, तो श्लोक बोलती हूँ, लेकिन अगर कुछ नहीं आता है तो अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करते या नवकार मंत्र बोल के हम उसको अंदर पधराएंगे, भरेंगे। वैसे भाव से नहीं करेंगे, बराबर। सिर्फ डालना है वो भाव से नहीं करना है, क्योंकि उसमें हम अपनी एक अच्छी जो एनर्जी है उसको हम चार्ज करके उस हम स्टोर करते हैं, बराबर। वहां से लेके खाना थाली में आते तक जो भी स्टेजेस है उसमें यही एक भावना का आरोपण करना रहता है। फिर जब हम सब्जी लाते हैं, उसको साफ करते हैं, काटते हैं, वो टाइम पे गुस्सा नहीं करना है, जैसे अच्छे भाव से उसको प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन भी वैसे ही करनी होती है। फिर जब हम हमारा खाना पकाते हैं
तो वो जगह साफ होनी चाहिए। ये सब चीज आहारचर्या में आती है। आहार माने सिर्फ खाना खाना वो चीज नहीं है। आयुर्वेद में बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है आहार के लिए। तो जब जो हमारा किचन है वो शुद्ध स्वच्छ होना चाहिए, गंदगी वाला नहीं होना चाहिए। सब चीजें एक जगह अच्छे से ढंग से रखनी होनी चाहिए, अपनी अपनी जगह पे रखी हुई होनी चाहिए। फिर जैसे हाँ हम जैसे विष्णु सहस्त्र का पाठ है या नवकार मंत्र का पाठ है या अथर्व के कुछ ऋचाएं होती है जो खाना पकाते टाइम बजाने के लिए बोली है अथर्ववेद में। आयुर्वेद में नहीं, अथर्ववेद में वो बोल के रखा है। तो वो उसका चैंटिंग होना चाहिए। हमें नहीं आता है, समझ लो, मुझे सब चीज नहीं आती है। तो क्या करेंगे, अभी तो यूट्यूब हमारे पास बहुत ही अच्छा अवेलेबल है, तो उसके पर हम सर्च करके रख देंगे। जब भी हम खाना पकाते हैं तो वो टाइम पे वो साउंड एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये बहुत ही असर करती है डाइजेशन के लिए। डाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है ये सब चीजें? तो हम आयुर्वेद में उसको हम बोलते हैं पचनवाद। आधुनिक मानते हैं पोषणवाद। माने अगर एक बादाम ले लिया तो वो लोग बताते हैं कि इसमें इतना कैलोरी है, इसमें इतना फैट है, इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है, इसमें इतना प्रोटीन है। आयुर्वेद में क्या बताते हैं, गुण कर्म होते हैं, उसमें नंबर्स नहीं होते हैं, पहली चीज। और जो गुण कर्म है वो भी बहुत ही रेंज में, बहुत ही बड़ी रेंज में देके रखते हैं। लेकिन उसमें से किस व्यक्ति को कितना गुण करेगा वो व्यक्ति की अग्नि के ऊपर आधारित है। बराबर। अग्नि माने जठराग्नि, पहले ये रहती है, 11 तरह की अग्नि होती है। बराबर। तो ये जो है जठराग्नि, वो हमारी कितनी पावरफुल है उसके हिसाब से हमारे शरीर में वो पचन होके रक्त में जाता है। माने रस बनती है फिर रक्त बनता है। बराबर। रस धातु पहले बनती है। तो पचन के बाद पता चलता है कि आपकी बॉडी को ये कितना लगा, कितना एब्सॉर्ब हुआ। तो पचनवाद मेन है, पोषणवाद बाद में आता है। और इसीलिए मल्टीविटामिन हम सब लेते हैं यदि, तो किसी को उसका रिजल्ट जल्दी मिलता है, किसी को कम मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। तो पोषण कितना है वो जानना जरूरी है, लेकिन वो ही एक चीज नहीं है कि सबको एक अच्छे से पोषण कर देगी। अगर हम उसको बोलता है केदारी कुल्या न्याय आयुर्वेद में, माने अगर एक पानी का एक वाटर बॉडी है, वहां से हमने नली बनाई है, अलग अलग तरह की नहर बनाई है, तो अगर किसी नहर में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहां से वो पानी आगे नहीं जाएगा। वैसे ही अगर हमारे सिस्टम में, इंटरनल सिस्टम में कहीं पे ब्लॉक है, तो कितना भी अच्छा बादाम, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बादाम खाया, लेकिन बादाम के गुण आपके शरीर को नहीं लगेंगे। ये एक न्याय है पचन के लिए। ओके, ये सब जानना इसीलिए जरूरी है। मैं बता दूंगी कि गाय का घी खाना चाहिए, हाँ खाना चाहिए, लेकिन उसके गुण कर्म तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे वो कितने आप में आएंगे वो तय नहीं है। वो आपको अभी पता नहीं है, आपके अंदर के शरीर को पता है। इसीलिए अंदर का शरीर जानना जरूरी है। समझ में आया ना? बराबर जा रहे हैं? आप कोई बताएंगे बराबर चल रहा है ना? ओके, मैं आई कंटिन्यू? यस यस। हाँ, ओके। थोड़ा थियोरेटिकली लगेगा, लेकिन ये है ना, जानना जरूरी है इसीलिए, क्योंकि बाकी तो सब आप जानते ही हो, लेकिन ये जो चीज है वो आपके ध्यान में कम है या नहीं है। तो ये जानेंगे ना तो ही पीछे की चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके, ये खाना पकाते टाइम शुद्ध भाव रखना है, क्रोध नहीं करना है जो भी खाना पकाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ लेडीज ही खाना पकाती है। बराबर। क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े बड़े कैटरर्स जो होते हैं या फिर जो ब्राह्मण फैमिली होती है उसमें मेल्स जो होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो भी खाना पकाते हैं रूटीन में। बराबर। तो इसमें हमारे यहाँ जो है जुड़े हुए जो भी मेंबर्स, जो भी भावक है, इसमें भी दोनों जेंडर्स के लोग हैं। तो ये जानना जरूरी है। फाइन। आगे ये हुई बातें जो प्रिपरेशन की होती है वो। सफाई की बात हुई। अच्छा, ये जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहां सूर्य प्रकाश आता है, क्योंकि सूर्य वो भी
ब्रह्मांड की एनर्जी का तो बड़ा स्रोत है ही है, लेकिन हमारे लिए भी वो एनर्जी का स्रोत है और हेल्थ का स्रोत है। आजकल जो विटामिन की डी की कमी बहुत सारे को मिलती है, वो इसी की, सूर्य तो है लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं। ये जो चीज आई मैंने आगे समझाई वो अभी आपको समझ में आएगी। सूर्य तो सबको अच्छे से मिलता है, एक सरखे प्रमाण में मिलता है ना, लेकिन हमारे शरीर को वो नहीं लेता है, हमारा शरीर उसको नहीं लेता है। इसीलिए हम सब में विटामिन डी की कमी आजकल बहुत मात्रा में देखने को मिलती है। व्यायाम करना चाहिए, योगा करना ही चाहिए, लेकिन ये सब करने के बाद भी 90% से ज्यादा पॉपुलेशन को विटामिन डी की कमी है। उसकी वजह से इम्यूनिटी की कमी है, उसकी वजह से रोग ज्यादा होते हैं। माने स्वास्थ्य का बहुत बड़ा स्रोत हमारा सन है, हमारा सूर्य है। और इसीलिए ज्योतिष में भी वे कहते हैं कि जिसका सूर्य अच्छा है वो बीमार कम पड़ता है। ये सब साइंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, सूर्य का अर्घ्य लगाना है, वो दिनचर्या में आता है, लेकिन आहार के लिए भी कुछ जरूरी लगा इसलिए मैंने बोल दिया। हाँ, अच्छा, माने जहाँ खाना पकाते हैं वहां सूर्य का प्रकाश आता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। लेकिन आजकल हम फ्लैट में रह रहे हैं तो ये नहीं भी होता है, तो फिर भी चलता है, लेकिन अच्छी सी धूप होनी चाहिए, थोड़ा प्रकाश होना चाहिए, उजाला होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। और अगर हो सकता है तो अग्नि कोण में, अगर यदि हमने जो स्टोव या रखा है या पकाने की जगह है तो वो डाइजेशन के लिए प्रॉपर होती है, वो एनहांस करती है डाइजेशन को, क्योंकि काफी कुछ खाना जो पकता है वो टाइम पे ही हमारे शरीर को जल्दी से लग जाए उस तरह से वो तैयार होता है। ओके, तो उसको जियोलॉजिकल एनर्जी बोलते हैं। आगे, खाना पकाते टाइम म्यूजिक आ गया, ये जगह आ गई, सूर्य आ गया, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको कैओस नहीं हो माइंड में, ये पॉइंट्स आपके ध्यान में फिर से आ जाए। आगे चलेंगे, खाना कैसे पकाना है। तो आजकल विटामिन डी के साथ साथ B12 की कमी भी देखने को मिलती है। तो उसमें भी कुछ छोटी छोटी चीजें रहती हैं कि जैसे हम आटा गूंदते हैं रोटी पकाने के लिए, तो आटे को छानना नहीं चाहिए, जो उसमें थूली रहती है वो रखनी है। क्योंकि आजकल हम जो भी लाते हैं ग्रोसरी, वो मिल से आई हुई रहती है, माने मशीन से तैयार की हुई होती है। तो काफी सारा ऊपर का जो पड़ रहता है, जो रॉ होता है, वो निकल जाता है। तो हमारे पास जो है उसमें से भी हम छान के निकाल देते हैं, तो वो हमारी गलती है। जब मशीन से आता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में आने के बाद भी अगर जो है उसको निकाल देते हैं तो हमारे शरीर को वो हम नहीं देते हैं। तो छानना नहीं है आटे को, पहली बात ये हुई। सब्जी लाते हैं, सब्जी धो के हमने रख दी है, तो फ्रिज में चलो आजकल तो यूज करना ही पड़ता है, तो चलो कर लिया, लेकिन पकाने से आधा घंटे पहले उसको बाहर निकाल लेना है। फिर काट के धोना नहीं है, काटने से पहले धोना है। हम भिगो के रख देते हैं फिर झोंक डालते हैं, तो वो नहीं करना है। बराबर समझ में आई बात? यस, कोई रिस्पॉन्स देगा तो मुझे समझ में आएगा कि इंटरेक्शन यस, हो यस। रहा है। हाँ, तो क्योंकि B12 जो होता है वो फिर से विटामिन दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। माने दो विटामिन के प्रकार हुए कि जो पानी में घुल जाते हैं, और दूसरा प्रकार का विटामिन होता है जो फैट में घुल जाता है। बराबर, तो विटामिन B12 जो है, माने बी कॉम्प्लेक्स पूरा जो है, विटामिन सी भी ऐसा ही है कि जो पानी में घुल जाता है। तो अगर आपने सब्जी काट के रख दी पानी में झोंकने से पहले, पकाने से पहले, तो उसमें जो भी विटामिन है वो शरीर को जाने से पहले पानी में घुल गए, निकल गए। और हम क्या करते हैं, पानी में से सब्जी निकाल के पकाते हैं, झोंक में डालते हैं, पानी फेंक देते हैं, तो विटामिन तो चले गए। आप कितनी भी अच्छी महंगी लाएंगे सब्जी, ऑर्गेनिक भी लाएंगे 200 रुपये किलो वाली, तो भी वो आपके शरीर के अंदर गई ही नहीं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन ये बहुत महत्व की होती है। ओके, तो B12 की कमी नहीं हो उसके लिए हम रूटीन में ये कर सकते हैं। अंदर से जो सुधार करना है वो तो करना ही है, वो आगे आएगा भी आपके अपने सेशन में। ओके, फिर खाना पकाते टाइम इसको ढक के पकाना है,
ढकने अंदर पानी बहुत ज्यादा डाल के नहीं पकाना है, थाली के ऊपर पानी डालना है जिससे पानी नीचे रिझता है और उससे सब्जी पकती है। दाल भी कुकर में नहीं पकानी है, ऐसे ही पकानी रहती है। चावल भी ऐसे ही खुले पकाने रहते हैं, बराबर। जब चावल पकाते हैं तो गाय का घी उसमें डाल देना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो प्रिपेयर, खाना खाने से पहले खाना तैयार तो करना पड़ता है, तो खाना तैयार क्या करना है, कैसे करना है, ये बातें चल रही है। ओके, फिर आएगा दाल चावल रोटी सब्जी। रोटी को भी हम गैस के ऊपर सीधा माने तवा हटा के जो करते हैं वो नहीं करना है। फुल्का जो बनाते हैं वो रोटी तवा के ऊपर ही करना है। ओके, उसके ऊपर घी हमेशा लगाना है, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, चाहे हार्ट अटैक है, चाहे कुछ भी है, गाय का घी रोटी के ऊपर लगाकर ही खाना है सबको। क्योंकि जो पथ्य हमने हमारे आयुर्वेद में 8 जो द्रव्य बोले हैं पथ्य, उसमें गाय का घी है, सेंधा लूण है, नमक है, ऐसे आंवला है, मूंग है, ऐसी सब चीजें हैं। तो ये रोज हम खा सकते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे धातु दोष और मल को बैलेंस रखने के लिए हमेशा वो उपयोगी रहते हैं। ओके, और गाय का घी एक ऐसा है कि जो धातु पोषण क्रम के परे प्रभाव से काम करता है, और खाना खाने के बाद जो रस धातु बनती है उससे सीधा शुक्र धातु में परिवर्तित होता है। ये ही एक चीज ऐसी है गाय का घी। माने इनफर्टिलिटी है किसको, तो हम गाय के घी में उड़द की दाल या ऐसे सब घर की चीजें पकाने के लिए बोलते हैं। तो गाय का घी अमृत है, आप गाओ खाओ, सुबह में आधा चम्मच 1 चम्मच ऐसे ही खा सकते हैं, जो मैं रोज खाती हूँ, बराबर। तो ये चीज है गाय का घी। सेंधा लूण नमक, ये नमक ऐसा है कि जो चक्षु के लिए अच्छा है, दीपन पाचन है, चमड़ी के लिए अच्छा है, फिर मतलब हेयर के लिए अच्छा है। ये ऐसे बता रही हूँ क्योंकि आजकल ये सब तकलीफें सबको होती है। तो ऐसा नहीं है कि सेंधा लूण सिर्फ हमारे जब उपवास होता है तब ही खाना है, वो पवित्र है ऐसा बताया है आयुर्वेद में, और वो 12 महीना खाना है। क्योंकि पवित्र है तभी तो हम उपवास में खाते हैं, हमको पता नहीं है कि पवित्र है, लेकिन आयुर्वेद में ये बोला है। लेकिन इन हमारे हमारे जो पूर्वज है उनको पता था, और वो हम फॉलो कर रहे हैं, भले हमको ध्यान नहीं है, लेकिन ये आपको मैं आज बता रही हूँ कि उसको हम पवित्र बताया है। तो हम 12 महीना खाएंगे तो हमारा जो आहार तैयार होता है वो हमेशा पवित्र रहता है 12 महीना। ओके, और एक चीज बताई है कि खाना खाने से पहले अदरक की जो कतरी रहती है, स्लाइड रहती है, पीस रहता है, उसको हम लवण के साथ करके आधा घंटा पहले खाएंगे। तो उससे हमारे रस जो होते हैं, पाचक रस, वो प्रदीप्त होते हैं। तो इससे क्या हुआ, जठराग्नि प्रदीप्त हुई। माने अगर हमें कुछ पकाना है, चूल्हा जलाते हैं, तो अगर अग्नि अच्छे से प्रदीप्त की, फिर हम अगर उस पे कंटेनर रखेंगे और खाना पकाने के लिए खिचड़ी वगैरह कुछ भी रखेंगे, तो वो तुरंत पक जाती है। वो अच्छे से पकती है और जल्दी भी पकती है, 2 चीज होती है। तो ये आधा घंटे पहले अदरक और नमक मिला हुआ हम जब खाते हैं तो हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है, और उसके बाद खाने से हम जो भी खाना खाएंगे, जो भी अन्न ग्रहण करेंगे, उसका पचन पूरा होगा, अच्छे से होगा और जल्दी होगा। ये मैंने तीसरी बार पूरा होगा ये एक वर्ड ऐड किया। ये इसीलिए किया क्योंकि जब पूरा पचन नहीं होता है, डाइजेशन पूरा नहीं होता है, तो उससे आम की उत्पत्ति होती है, और आम को आयुर्वेद में विष कहा गया है, जिसको हम अभी आजकल बोलते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स उत्पन्न हुए, टॉक्सिन्स हुए। तो विष माने टॉक्सिन। तो विष की उत्पत्ति ना हो, आम की उत्पत्ति ना हो, उसके लिए जठराग्नि तेज करनी जरूरी है। जठराग्नि तेज करने के लिए खाना खाने के आधा घंटे पहले अदरक और लवण माने नमक मिला हुआ वो मुंह में डाल के चूसना है, थोड़ा थोड़ा चबाना है, बाकी जो रस निकलता है चबाने के बाद उसको धीरे धीरे उतारना है, वो धीरे धीरे करना है। क्योंकि वो टाइम अपने मुंह में जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, वो भी उसके साथ ऐड होता है।
मिलता है, घुलता है, और उससे हमारे यहाँ की लाल ग्रंथियां हैं वो भी ज्यादा एक्टिवेट होती है, और हम जो एक्चुअल अन्न जब ग्रहण करते हैं तो शुरू के जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुंह में ही होना शुरू हो जाता है। ये होने से B12 की कमी नहीं होती है। जब हम मुंह में थोड़ा चबाते हैं और खाते हैं तो ऐसे होता है। उसे कैसे निकाल सकते हैं, टॉक्सिन्स जो बनते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं, हाँ वो भी आएगा। पहले मैं ये बता रही हूँ कि टॉक्सिन्स बने ही कैसे नहीं, ये क्या हम उपाय करें कि टॉक्सिन्स बने नहीं। टॉक्सिन्स बन जाते हैं तो निकालने के लिए आम दोष की जो भी ट्रीटमेंट बोली है ना वो है, अजीर्ण की ट्रीटमेंट बोली है ना वो है। अच्छा, मैंने जो बोला ना कि पूरा पाचन हो, तो पूरा पाचन के लिए आयुर्वेद में एक वर्ड है जीर्ण। पाचन और जीर्ण दो चीज अलग होती है। जीर्ण पाचन और ये यहाँ का पाचन जो होता है, जीर्ण का मतलब होता है कि डाइजेशन के बाद जो भी बनता है सार भाग उसको बोलते हैं, बराबर। सार और किट, किट माने कचरा और सार माने जो सत्व बना वो सभी सिस्टम में जैसे वो जाता है और वहां पहुंच जाता है, फिर अपना काम शुरू करता है, उसको बोलते हैं जीर्ण अवस्था। तो ये है जीर्ण, माने मेटाबॉलिज्म के टाइम पे जो होता है, सेल लेवल तक जाता है जो खून बना, तब जाके पाचन खत्म होता है आयुर्वेद के हिसाब से। ओके, आप पूछ सकते हैं, जैसे ये सवाल पूछा उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए अग्नि की ही चिकित्सा करनी होती है। उसमें है क्या होता है, जैसे जठराग्नि हुई वैसे 7 धातुओं की धात्वाग्नि होती है, धातु की अग्नि होती है। तो जैसे रस धातु की रसाग्नि है तो रसाग्नि पे काम करना होता है। रक्त अग्नि है तो जैसे रक्त की कमी हुई, अनीमिया हुआ, तो हम रक्त अग्नि पे काम करने वाले औषध का चयन करके उसको हम प्रोवाइड करते हैं। और कैसे लेना है, उसका टाइम, उसका अनुपान, माने किस चीज के साथ वो लेनी है औषधि, वो हम समझाते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन बहुत ही सरल है। जैसे जैसे आप आगे समझेंगे आपको ध्यान में आएगा, बराबर। 7:15 होने को है, लेकिन अभी मैं 5 मिनट ले लेती हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, बराबर है। ओके, फिर ये खाना खाने का क्रम होता है। जो अन्न है या औषध है, सबको 6 रसों में डिवाइड किया है, माने ये 6 रस से बाहर कोई रस नहीं है कि जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। हमारी जो स्वाद ग्रंथि है, जो स्वाद इंद्रिय है, माने रस, रस ना माने जीभ, जीभ स्वाद ग्रंथि है, स्वाद इंद्रिय है। ओके, तो 6 रस है, षड रस बोलते हैं उसको। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये 6 जो मैं क्रम में बोली ना, वही क्रम में हमें ग्रहण भी करने चाहिए, बराबर। माने सबसे पहले मधुर रस जो है वो खाना चाहिए। वो क्या होता है, जैसे असल के जमाने में जब हमारे यहाँ के त्योहार या शादी ब्याह होते हैं, तो हम जब परोसते हैं खाना तो पहले स्वीट परोसी जाती थी, जैसे दूध पाक हुआ, लड्डू हुआ, चूरमा हुआ, है ना। तो वो लोग साइंटिफिक तरीका जानते थे खाना, अन्न ग्रहण करने का। ओके, तो पहले मधुर रस लेना चाहिए। जो आजकल क्या चलता है, 5 कोर्स मेनू में डेजर्ट लास्ट में आता है। इसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सबसे ज्यादा आजकल मिल रहे हैं, पिछले 2 दशक से, 20-30 साल से बहुत ही हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न ऐसे बन रहा है। तो जो हम लास्ट में खाते हैं वो असल में सबसे पहले खाना होता है, बराबर। फिर लवण, मधुर, अम्ल, फिर खट्टा, अम्ल माने खट्टी चीज, फिर लवण माने नमकीन चीज, खट मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कटु माने वैसे हम समझते हैं कि कड़वा, लेकिन आयुर्वेद में इसका अर्थ होता है तीखा। समझ लेना ये चीज, मधुर, अम्ल, लवण, मैं 2-3 बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत ही काम की चीज है। क्योंकि हम इसमें ही बहुत सारी गलती करते हैं। क्या खाना उससे ज्यादा जरूरी है, कैसे खाना, कब खाना और क्यों खाना, ये जानना जरूरी है। तो पहले मीठा, फिर खट्टा, फिर नमकीन, फिर तीखा, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त माने कड़वा, माने करेले की सब्जी है तो तीखी चीज के बाद हम करेले की सब्जी खाएंगे हमारी थाली से। ओके,
और लास्ट में कषाय। कषाय माने तूरा, तूरा जो हम मुखवास खाते हैं। समझ में आया? ये षड रस का क्रम है और यही क्रम से अंदर पाचन भी होता है। मधुर रस क्यों पहले खाना? क्योंकि अग्नि बहुत प्रदीप्त है। क्योंकि मधुर रस की चीजें ज्यादातर स्निग्ध भी होती है, जो घी में बनाते हैं, दूध में बनाते हैं। जैसे खीर हुई तो खीर दूध में बनती है, तो दूध अगर हम लास्ट में पिएंगे तो वो नहीं पचता है, वो पहले पचेगा। तो खीर पहले, और वो मीठा होता है, उसमें शक्कर होती है, पताशे डालते हैं हम, है ना, गुड़ होता है। तो वो पाचन रस उत्पन्न करने के लिए भी काम करता है, और जो अग्नि है वो पचाने के लिए उसको जो हम लकड़ी डालते हैं, तो ये पहले हम अच्छी वाली लकड़ी डालते हैं, वैसे ये होता है। तो पहले मधुर रस खाना चाहिए। तो लड्डू वगैरह पहले खाएंगे, फिर जो भी नमकीन है, फिर जो खट्टी वाली चीज है वो खाएंगे, फिर नमकीन, फिर तीखा, फिर कड़वा, कटु, तक कटु नहीं, तिक्त, और लास्ट में कषाय। ये क्रम में होना चाहिए। ओके, अभी आगे चलेंगे। पानी के लिए दो चीज बतानी है, मैं बोल देती हूँ, क्योंकि उतना किसको क्वेश्चन है तो वो निकल जाएगा, बराबर। ओके, पानी के लिए बताया है कि पानी हमारे लिए अमृत है, लेकिन वो अमृत तब है कि उसको तरीके से लिया जाए, बराबर। तो तरीका क्या है? तो जब प्यास लगती है दिन में तो पानी पीना है, पहली एक बात ये है। आजकल जो बहुत ही वेलनेस कोच और ये हेल्थ कोच वगैरह बताते हैं कि 4 लीटर पानी पियो, 5 लीटर पियो, 3 लीटर पियो, ऐसा कोई भी नंबर सबके लिए एक हम नहीं तय कर सकते हैं, क्योंकि सबकी जरूरियात अलग अलग होती है। मेरी अगर पित्त प्रकृति है तो मुझे दिन में 5 लीटर भी चाहिए होता है। अगर आपकी कफ प्रकृति है तो आपको 2 लीटर भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपके शरीर को वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपका बंधारण ऐसा है कि आप इनबिल्ट ज्यादा पानी से ब्लेस्ड हो, जेनेटिकली ब्लेस्ड हो आप, तो आपको नहीं जरूरत है। अगर आप ऐसे पियोगे तो पीसीओडी होगा, डायबिटीज होगा, पेंक्रियाइटिस होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होंगे। नींद नहीं आएगी, ये भी होता है अगर ज्यादा पानी पी लेते हैं तो, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन का जो ऑपरेशन होता है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो ये है कि भाई जब प्यास लगती है तब पानी पीना है, वैसे ही जैसे जब भूख लगती है तब खाना खाना है। ऐसा नहीं कि 12 बज गए तो खाना तैयार है तो खाना खा लेना है, ये चीज नहीं है। पहले से पहली बात, ये बहुत काम की चीज है कि हम क्या करते हैं, चलो सब साथ बैठते हैं, खाना खा लिया, वो वेटर ने पानी दे दिया, पानी पी लिया, ऑफिस में पानी वो दे के गया प्यून, हमने पी लिया, ऐसा नहीं होता है। बॉडी सिग्नल को समझना चाहिए, इसीलिए माइंडफुलनेस होनी चाहिए, और इसीलिए हम बोलते हैं कि माइंडफुल ईटिंग करना है, माइंडफुल ड्रिंकिंग करना है। ओके, आगे, जब प्यास लगती है तब पानी पीना है। कितना पीना है? तो जितनी प्यास है उतना पीना है। ऐसा नहीं कि किसी ने बताया आधा ग्लास एक साथ पीना है या 2 ग्लास एक साथ पीने हैं। अगर मेरी वात प्रकृति है तो मुझे बार बार प्यास लगेगी, लेकिन मैं पीऊंगी 2-2 ही घूंट, क्योंकि ये मेरी प्रकृति है। तो ये नियम सबको हम नहीं बता सकते। आई बात समझ में? पित्त प्रकृति है तो वो शायद वो बार बार नहीं पिएगा, लेकिन जब पिएगा तो पूरा ग्लास पी लेगा, क्योंकि उसमें अंदर से ही अग्नि इतनी है कि उसको ठंडक चाहिए होती है। तो हमारा जो बुद्धि बोलते हैं ना, वो आपको सिग्नल देता है, उसको हम प्रज्ञा भी बोलते हैं। ओके ओके, आगे अगर खाने की बात करें तो खाने के टाइम पे पानी कैसे पीना चाहिए? तो खाने के बीच बीच में एक एक घूंट पानी पीना जरूरी है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि अगर हम मिक्सी में हमें चटनी बनानी है तो हमने सिर्फ धनिया डाल दिए, पुदीना डाल दिया, अदरक डाल दिया और घुमाएंगे तो नहीं होगा, उसमें एक गुट जैसा पानी डालना पड़ेगा। फिर से एक बार घुमा के, फिर से बंद करके, फिर से एक गुट पानी डाल के फिर से घुमाना है, फिर डालेंगे, फिर घुमाएंगे, तब जाके एक अच्छा सा पेस्ट बनता है। वैसा ही अपने स्टमक में होता है, उसको हम आमाशय बोलते हैं, आयुर्वेद में आमाशय बोलते हैं, बराबर, जिसको हम जठर भी कहते हैं। ओके, जिसको जठराग्नि, मतलब अग्नि जहां रहती है वो जगह जठर। ओके, तो ये बीच बीच में पीने के लिए इसीलिए बोला है कि थोड़ा थोड़ा पचन उसमें ही स्टार्ट हो जाए।
अच्छा, यदि आपने खाना खाने के तुरंत बाद पी लिया तो क्या होगा? आप मोटे हो जाएंगे, ऐसा आयुर्वेद में बताया है और हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो कब पीना चाहिए? तो खाना खाने के कम से कम आधा घंटे बाद, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे बाद। ये गोल्डन रूल है। अच्छा, खाना खाने से पहले पीने से क्या होता है? जैसे अग्नि है, हमने अभी उसको चालू ही किया है और उसके ऊपर हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा? अग्नि जो है वो बुझ जाएगी। तो अगर आपने खाना खाने से पहले पानी पी लिया तो जो भी जूसेस रिलीज हुए, डाइजेस्टिव जूसेस, वो डाइल्यूट हो जाएंगे। फिर आप अगर खाना खाएंगे, कितना भी अच्छा सा हलवा भी खा लिया या बहुत अच्छी वाली प्यारी वाली चीज भी खा ली, लेकिन उसका असर शरीर को नहीं होगा, अच्छा वाला जो होना चाहिए वो। ओके। तो खाना खाने से पहले अगर पानी पी लेते हैं तो व्यक्ति क्रूश होता है, ऐसा लिखा है वाग्भट जी ने। माने वो पतला होता है, पतला हो जाता है। होता है नहीं होता तो बात प्रकृति वाले कुदरती तरीके से होते हैं पतले और बराबर, लेकिन ये रोग की अवस्था होती है कि उसको पोषण नहीं मिलता है, इसलिए वो क्रूश हो जाता है। माने टीबी वगैरह के जो पेशेंट होते हैं ना, प्रैक्टिकली मुझे ऐसे देखने को मिले हैं। मेरी ये जी। 30-32 साल की प्रैक्टिस है। अभी आपके कोई जिज्ञासा हो उसके लिए, अभी जो चर्चा चली इसके बारे में कोई पूछना हो तो आप बात कर सकेंगे। तो फाल्गुनी जी, एक चीज है आजकल देखी जा रही है, बहुत ज्यादा देखने में आ रही है, रात को जब सोते हैं तो पैरों में नस चढ़ जाती है, हाँ जिसको हम बलेठा बोलते हैं, बलेठा इंग्लिश में। इसको नस चढ़ने से हाँ दर्द होता है, ये आयुर्वेद में इसमें इसका कारण क्या बताया गया? कौन सा बात दोष है या पित्त हाँ दोष या कफ दोष है, क्या है? हाँ। देखो, सिर्फ ऐंठन होती है या नस चढ़ जाती है तो वात का उसमें आधिक्य होता है। अगर उसमें उसके साथ जलन है तो पित्त दोष का हम अनुबंध बोलते हैं, बराबर। और अगर ऐंठन के साथ खुजली वगैरह या भारीपन है तो उसके साथ हम कफ का अनुबंध लेके चल सकते हैं, बराबर। ट्रीटमेंट वाइज देखना है तो हम बात की पहले करते हैं। एलोपैथी में बोलते हैं कि B12 करा लो, हो जाएगा, और हो भी जाता है, बराबर। लेकिन B12 बार बार लेना पड़ता है क्योंकि हम शरीर में कुदरती तरीके से उत्पन्न करने के लिए एलोपैथी में कोई उनके पास उपाय नहीं है, जबकि हमारे पास है। क्योंकि अगर बंद है, एक एक बोलते हैं ना, बंद बनाते हैं नदी के ऊपर, डैम बना दिया और उसमें दरवाजे भी डाल दिए। एक तरफ बहुत सारा पानी है जो हमने जमा करके रखा है, जब जरूरत पड़ती है तो 1, 2 या 3 दरवाजे खोल के पानी को रिलीज करके जहां डालना है वहां हम पहुंचाते हैं, बराबर। तो हमारे शरीर में भी, माने हमारी पाचन प्रणाली बोलते हैं, हम उसको प्रणाली बोलते हैं, तंत्र नहीं बोलते हैं। क्योंकि प्रणाली माने बहुत सारी चीजों का उसमें एक कॉम्बिनेशन रहता है, सिंक्रोनाइजेशन रहता है। ओके। तो ये जो है, हमने खाना खाया, एक तरफ बहुत सारा खाना खाना तैयार पड़ा है, लेकिन बीच में डैम है, बंद है। उससे इस तरफ जाने के लिए हमें एक एक करके दरवाजे खोलने होते हैं। तो औषधि हम इस तरह से प्लान करते हैं कि जिससे जैसे प्रकृति, जैसे मैंने बताया, जिसको रोग है वो रोग की प्रकृति, जो रोग है वो रोग की प्रकृति, जिसको रोग है वो दर्दी की प्रकृति, और जो हम औषध देंगे वो औषध की प्रकृति, वो एक लाइन में आए, उस तरह से हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय करते हैं। और उससे होता ये है मेरे यहाँ कि तीसरे चौथे डोज से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। जय हाँ, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक बात हाँ पूछनी थी। जैसे अपन जी। प्रोटीन विटामिन के लिए लोग एग नॉन वेज मसालेदार सब्जियां वगैरह खा लेते हैं, तो हाँ। जो उसमें क्या एक्स्ट्रा प्रोटीन या वो अपने शरीर को फायदा करता है क्या? अच्छा, देखो, अगर आपको खाना है तो खा सकते हैं, लेकिन वो ही खाने से फायदा होगा वैसा नहीं है, बराबर। जी। ओके। फिर से वही बात आई, आप पोषण एक तरफ कितना सारा भी है, लेकिन वो शरीर के अंदर जाने के लिए बीच में जो बंद है वो नहीं होना चाहिए। वो अगर बंद है तो उसको खोलना चाहिए। तो फिर से बात यही आएगी, आप नॉनवेज खाएंगे या वेजिटेरियन खाएंगे, अन्न अन्न रहेगा, लेकिन बीच में अगर कुछ भी दीवार है तो उसको हम कैसे खोल के दूसरी तरफ उसको पास ऑन कर सकते हैं, मेन नियम ये है, उसको बोलते हैं पोषण।
वाद। मैम उसको, हाँ, उसको बोलते हैं पाचनवाद। पोषणवाद आधुनिक मानते हैं, आयुर्वेद मानता है पाचनवाद। माने आपने जो भी खाया उसमें से कितना डाइजेस्ट हुआ और उसमें से कितना आपके सिस्टम को गया, वो मैटर करता है। आपने नॉनवेज खा भी लिया लेकिन आपको पचता ही नहीं है, तो उसमें क्या बनेगा? रस भाग। अगर कुछ बनता ही नहीं है तो फिर सिस्टम में क्या जाएगा? तो फिर से बात तो वही आई कि पाचन अच्छा होना चाहिए। फिर से अग्नि की ही बात आई, पाचन करने के लिए अग्नि चाहिए, माने पाचक रस चाहिए अच्छे वाले। तो तो उसको मूंग में बढ़ाने के अपने लिए विपन पाचन औषधि चाहिए, जो मैंने एक एक नुस्खा दे दिया कि खाने के आधे घंटे पहले अदरक और लवण खाना है, नमक, बराबर। वो सबके लिए है, इसलिए मैंने ये बता दिया। संगीता जी, मैम आपने कहा था कि आहार को देखने से भी उस पे भी असर होता है, और एक एक बात है कि अदरक को छीलना चाहिए या नहीं। अच्छा, अभी अदरक है ना, बहुत ही ऐसा मिलता है कि चूना लगा के सफेद किया हुआ, तो छिलके ही वापर यूज करना चाहिए, वो तय बात है। एसिड में डाल के भी मिलता है, क्योंकि मैनिपुलेशन हर चीज में है, फ्रूट से लेके खाना, अन्न, जो ग्रोसरी है उसके लेके सब में, तो अदरक में भी है, बराबर। तो उसको है ना पहले घर पे लाके अच्छे से गर्म पानी में भिगो के रख देना है, फिर छिलका निकाल के ही उसको यूज करना है। जी, सेंधा नमक यूज करे कौन सा? सेंधा नमक 12 महीना यूज करें, अदरक यस, में भी? हाँ, अदरक में भी, यस। और कोमल जी, आहार हर को जगह। देखने से आपने कहा था मैम कि उसका भी असर होता है, वो कैसे डाइजेशन अच्छा, में? हाँ, वो कैसे? तो देखो, अगर आपको एक प्लेट तैयार करके दी है ना, ये इंद्रिय का क्रम भी ईश्वर ने इसी हिसाब से रखा है। अगर हम कुछ किसी व्यक्ति को भी अगर देखते हैं तो पहले आंख देखती है ना, वैसे अन्न की, हम भोजन की थाली को भी देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे ना। तो आंख की यस। इंद्रिय जो है वो काम करती है। अगर कुछ फैंसी वाला सजा के रखा है तो हमें अच्छा लगता है ना, तो प्रेजेंटेशन इसीलिए मैटर करता है। गार्निशिंग करना, कोई भी हम रेसिपी बनाते हैं उसको सजा के क्यों रखते हैं? क्योंकि देखने को अच्छी लगनी चाहिए। उसको देखने से हमारे जो पाचक रसायन है वो ज्यादा स्टिम्युलेट होते हैं, ज्यादा सिक्रीट होते हैं। फिर आता है नाक, घ्राणेन्द्रिय। अगर स्मेल अच्छी है, कहीं झोंक डाला तो पता चल जाता है, हाँ, यस। आज तो गट्टा कढ़ी बन रही है, आज तो अच्छा अच्छा खाने को मिलने वाला है। तो ये भी यहाँ जो सेंटर होते हैं ना, उसको स्टिम्युलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। उसकी वजह से हमारा जो भोजन का रस है, पाचक का रस है, वो ज्यादा झरता है। क्वेश्चन यहाँ का ज्यादा कनेक्शन सीधा यहाँ है। ये जो क्वेश्चन 8वीं वेगस नव है, वो यहाँ हमें सप्लाई देती है। नव नवस नव्स की जो टोटल नव्स है ना, उसकी 8 नंबर की नव यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है। इसीलिए जब हम चिंता में होते हैं तो हमें एसिडिटी होती है, क्योंकि यहाँ स्टिम्युलेशन हुआ, यहाँ पाचक रस ज्यादा हुए जो जरूरत नहीं है, और खाना नहीं खाया है और पाचक रस ज्यादा जरे, इसीलिए एसिडिटी फील होती है। ये आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रही हूँ। तो जी, सूंघना कोमल जी जरूरी, बोलिए। फिर खाने क्वेश्चन की बात क्वेश्चन आती है। ज्यादा है फल्गुनी जी, और टाइम कम रह गया है, हाँ, हाँ, तो अलका जी, उत्तर भी क्वेश्चन आप अपन आंसर ज्यादा भी है तो शॉर्ट अपन में दे नेक्स्ट वीक में ले दीजिए। लेंगे, नेक्स्ट वीक में ले लेंगे क्वेश्चन। तो समझ में आया क्यों यस, यस देखना यस। जरूरी है अच्छी यस चीज को? मैम। चर्चा यस चर्चा मैम, थैंक यू चर्चा सो मच, चल वेरी रही नाइस है, बहुत ही एक्सप्लेनेशन। उपयोगी चर्चा चल रही है अभी। यस यस सर। कांता और कोमल, दो ही क्वेश्चन ले लेंगे लास्ट, जय जिनेन्द्र फाल्गुनी जी, शॉर्ट में आंसर बहुत प्लीज। ही सुंदर डिटेल में सब एक्सप्लेन किया। ये काला नमक और सेंधा नमक एक ही है क्या? काला नमक भी यूज कर सकते हैं क्या? लाल नमक हाँ, जो हाँ, वो दोनों अलग है। नमक के 5 प्रकार है आयुर्वेद में। ये काला नमक और सेंधा नमक अलग अलग है। 12 महीना खाने के लिए सेंधा नमक इज द बेस्ट। हाँ, और काला नमक जो है वो हम जैसे पानी पूरी का पानी बनाना है या चाट मसाला बनाना है, उसमें हम यूज करते हैं। और हमारी औषधि में भी जहां लिखा है कि भाई इसमें ये नमक डालना है, तो काला नमक की जगह काला नमक ही इस्तेमाल करना होता है। वो स्पेसिफिक रहता है। जैसे कुछ रस भस्म बनानी होती है तो उसके शोधन के लिए होता है, तो उसमें हम काला नमक ही इस्तेमाल करते हैं, कांता, ऐसा। यस। हाँ, सारिका जी, बस लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। जय जिनेन्द्र हो गया मैम। हमारा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मेरा एक बोलिए। सवाल था कि कैसे मालूम चले कि हम हमारा जो खुद का जो व्यक्तित्व है कैसा, कफ प्रकृति का है या वात प्रकृति या पित्त प्रकृति का है, क्योंकि यस, यस। इसको उसके थोड़ा लिए हम समझा अलग से एक दीजिए। मॉड्यूल करेंगे, मेरा एक बहुत ही तैयार है, क्योंकि ये लेक्चर मैं काफी जगह पे करती हूँ।
कि प्रकृति को, नो योर प्रकृति, वो ट्रेट्स होती है शरीर का बंधारण, मन का बंधारण और हमारे शौक वगैरह मिला के। तो वो एक है पूरा मॉड्यूल, वो पौने घंटे का ही रहता है। आप कहेंगे तो मैं एलोबरेट करके घंटे का भी कर दूंगी। और यस, इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे तो पौने घंटे के बाद बहुत सारा क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहुत अगला बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, बस हाँ। बहुत टाइम हो गया, ऑलरेडी टाइम इज ओवर। हाँ, हम टाइम पे 40 मिनट्स पूरा आने से करने की अच्छा कोशिश रहता है। करते हैं। जय जी जिनेन्द्र जी, बोलिए। मेरा भी सेम वही क्वेश्चन था कि कैसे हाँ, मालूम पड़ना वात पित्त। और एक यस, और ये पूछना था, अदरक का हम बना के रख के 1 साल तक भी बना के रखे तो कुछ नहीं, क्या ऐसे स्टोर चलता करके है। रख सकते हैं? हाँ, चलता है। उसके लिए नियम होता है, उसको छाया शुष्क करना बोलते हैं, माने छाव में सुखाना रहता है, धूप में नहीं। तो कैसे करेंगे? अदरक लाया, धो के साफ करके छिलके काट दिया आपने छोटा छोटा, या छीन दिया, ग्रीट कर दिया। फिर उसको है ना कपड़े में या ऐसे कुछ करके रखना होता है, और 4-5 दिन तक उसको उलट सुलट करते रहना है, और उस तरह से उसको सुखाना है। फिर मतलब नमक के साथ। फिर उसको आप कांच की बोतल में भर के रखना है। ये प्रिजर्व कैसे करना वो भी आयरन ने बताया है। कांच की बोतल होनी चाहिए और उसका टॉप अच्छे से बंद एयर टाइट होना चाहिए। रख सकते हैं 12 महीना। ओमर, हम हाँ, बहुत सुंदर मैडम, चर्चा, बहुत ही सुंदर चर्चा सत्र भी हमारा चल रहा है। जिज्ञासा बहुत सुंदर समाधान भी मिल रहे हैं। तो अभी आज का हम सेशन यही संपन्न करना चाहेंगे। राजू डांगे मुझे सर। आशा है कि आपको थोड़ा शायद शुरू में समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये जरूरी था, और तभी आगे जो लेक्चर आएगा ना उसमें और ज्यादा आप इन्वॉल्व हो सकेंगे ये बिल्कुल। पर समझने के लास्ट बाद। टाइम 15-20 मिनट क्वेश्चन के लिए चाहिए। आपका लेक्चर आप वैसे पक्का, तय कीजिए, क्योंकि लोगों के पक्का, क्वेश्चन के आंसर नहीं होते ना तो फिर मजा नहीं आता है फिर। मजा नहीं आता है, मैं यस, समझ आनंद भाई सकती जी, हूँ। देखिए समापन। अलका जी, आज कुछ समय हमारा स्टार्टिंग में चला गया था, यस, तो हाँ वही इसीलिए तो, थोड़ी पर प्रॉब्लम अपने हुई। को तो प्रोग्राम टाइम पे ही प्रोग्राम करना है, वो उनका यस, सेटिंग में अभी वो अपना डांगे सर, क्वेश्चन। वोट ऑफ थैंक्स। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। फाल्गुनी थैंक मैडम यू। का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर फाल्गुनी मैडम, बहुत ही सुंदर सेशन आपने आहारचर्या पे लिया है। बहुत सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के उनका आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत सभी साधक का जो देश प्रदेश से जुड़े उनका भी स्वागत। और ये आहार बहुत महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। कब क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर फॉलो, क्योंकि हमारा स्टमक डस्टबिन नहीं है, ज्वेलरी बॉक्स है। दिस इज लेबोरेटरी जो, हाँ। तो यस, ये ज्वेलरी बॉक्स के लिए कैसा संभालना, क्या डालना, उसमें ज्यादा लोहा थोड़ी डाल सकेंगे उसमें। हम 2 इंच जीप के लिए 6 फुट शरीर बेकार करते हैं। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये विषय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओमर, थैंक यू सो मच फॉर दिस समरी। फाल्गुनी जी, आप है ना पीपीटी जो है आपका वो जो भेज दीजिए, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे तो सब देख पाएंगे उसको। यस। अच्छा, मैंने जो पीपीटी बनाया था ना उसके हिसाब से तो आज का लेक्चर हुआ ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर नेक्स्ट हाँ, वीक, लेकिन मैं फिर भी आपको दे सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं है ना। नेक्स्ट वीक अपन पीपीटी के साथ में लेना की कोशिश करेंगे। हाँ, तो हाँ, हाँ, हमारा पक्का ये पक्का। कंटिन्यू क्रम चले। हर गुरुवार को 2-3 एपिसोड जितने भी हमें जरूरत हो हम लेना चाहेंगे। आप पूरी बात एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इन्हीं शुभ भावनाओं हाँ, के साथ। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं थैंक आनंदमय हूँ, यू। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। यस, अशोक जी, स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 एक घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 1 घंटा घंटा हर रोज। हर रोज।